सम्पूर्णमा नमस्कार। म वीर कुँवर र आज म सुन्धाराबाट जाँदैछु कलङ्की र कलङ्की हुँदै म नवलपुरसम्मको यात्रा गर्नेछु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरुलाई एउटा हिन्दी भूतको कहानी सुनाउँदैछु। सबैले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। दिउँसोको सिनमा कहानी सुन्दा नमजा आउला, तर म रोचक तरिकाले सुनाउने प्रयास गर्नेछु। शीर्षक छ भटकती रूह की सच्ची कहानी। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। ये तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर है। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चमचावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रठासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ रहा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो एक कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को ना बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण का तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया, सारा
काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए आपको मैं दूसरा कहानी सुनाता हूँ। अध जला खंडहर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लड़कियां इकट्ठी करने का भार सौंप गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों की लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घुसकर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाइक और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपने मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगी, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को कूद गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे से चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भारी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को कूदा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून से छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा
पूरा शरीर तो दिखाई दिया लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजों की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ी आवाजें गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका, जो आज तक कोई न जान सका वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दे। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बेस में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गिलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए में सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैंने तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाते हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वो ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वो सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी। देख, मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हमें सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयारी नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगी तो सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं।